इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधेपुरा जिला के संगठन जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सुमन जी है और ये मधेपुरा विधानसभा जन स्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार भी हैं। आज हम इससे खास बातचीत करेंगे। लोकल मुद्दा जो समस्या है पंचायत में या प्रखंड में, उस पर हम आज इससे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित जनता का नमस्कार करता हूं और मैं इस बात से आगाज करना चाहता हूं आपको कि ये जो मधेपुरा जिला है यह एक तरह से राजनीतिक रूप से तो काफ़ी सशक्त है और चर्चा में भी रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले से यहाँ से हमारे श्रीमान लालू प्रसाद जी रहे हैं, शरद यादव जी रहे हैं और इसे समाजवादी की धरती भी कहा गया है। लेकिन जब से जन स्वराज का आगाज हुआ है, जब से एक सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात होने लगी है, तब से भूचाल सा आ गया है। और वो लोग जो लोग बालू माफिया, बाहुबली या गंदे छवि के लोग हैं, वो लोग अब तिल तिल के जलने लगे हैं और वो अपने को लगता है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। राजनीति बिखर रहा है। जैसे कि अगर आपने कहा प्रखंड की बात, तो प्रखंड में जो होता है, एक प्रखंड की जो समिति होती है, पंचायत समिति, और जिसके अध्यक्ष प्रमुख हुआ करते हैं और उनके जो सचिव हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि उनके एक सदस्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार माननीय सांसद और माननीय विधायक भी होते हैं, क्योंकि विधायक और सांसद विधायिका में बैठ करके जो कानून बनाते हैं वह जमीनी स्तर पर उतरा कि नहीं, उसके लिए वो एक बार जायजा लेते हैं। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारे जो विधायक हैं और सांसद 5 साल में, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूं पिछले साल से जो मैं हूं, तो उनको कभी मैं ये नहीं देखा मैंने कि कोई जायजा लिया और किसी तरह का उन्होंने एक तरह से पहल किया कि कहीं सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जहां देखें आप वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। प्रखंड में जाएंगे आप तो सारे हमारे लोग कहते हैं कि जो हमें पेमेंट मिलता है, खुले सब ने बोलते हैं उनके अधिकारी और उनके कर्मचारी कि पेमेंट जो मुझे मिलता है वो सरकार से कुर्सी पर बैठने के लिए, अगर जनता का काम करूंगा तो उनके लिए पैसे लूंगा। तो बताइए यह भ्रष्टाचार का कौन सा सीमा लांघ चुका है अभी। अच्छा, नीतीश कुमार दावा करते हैं सुशासन की राज है, हमारी सरकार सुशासन की राज है, यहाँ जो भी कार्य धरातल पे होते हैं उसको आपकी पार्टी कैसे देखते हैं? जो बड़े बड़े वादे करते हैं नीतीश कुमार अभी बिहार में। हाँ, मैंने सुना था कि गुड गवर्नेंस के लिए नीतीश बाबू अर्थात सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखें, प्रैक्टिकली यह बहुत ही जीरो, तो आप छोड़ दीजिए, वह माइनस में चला गया है। यह सुशासन नहीं है। यह जिस प्रकार पहले जंगल राज पार्ट 1 कहा करते थे लालू जी के टाइम में, जो सरकार में नहीं है, जो छुटभइये नेता थे और जो कुछ बाहुबली लोग थे, वह अपनी तानाशाही से शासन तंत्र को प्रभावित किए हुए थे। ठीक उसी प्रकार से अभी जो हमारे ऑफिसर हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग किए हुए हैं। आपको कैसे मैं बताऊं, कभी कोई ठीक से किसी की सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए इसे लोकतंत्र, जनतंत्र कहना और सुशासन कहना बिल्कुल ही झूठा है और बकवास है। अच्छा सर, मधेपुरा विधानसभा एक कहावत है पुरानी, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यानी इसका अर्थ होता है ये मधेपुरा यादव और बाहुबली क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ जो भी आएंगे वो राजद के जो भी नेता आते हैं उन्हीं को चुनते हैं। अब की बार इससे पूर्व में सिर्फ मधेपुरा में 2 पार्टियां थे, एनडीए और जदयू राजद। अब तीसरा प्रशांत किशोर है। कैसे टक्कर देंगे इस विधानसभा में अब की बार? जी हाँ, सही कहा है आपने। उसे कहा जाता था, आपने सही कहा कि ईरान इराक तोप का मधेपुरा जिला गोप का, ये एक कहावत सी थी। लेकिन अब हमारे समाज के लोग भी विकसित हुए हैं, उसे जात पात से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वह विकास को तवज्जो दे रहे हैं, जात कोई भी हो। लेकिन उनसे अब ये बातें टूटती जा रही है, क्योंकि जब आप मधेपुरा का पिछला रिजल्ट देखेंगे तो जो मेयर का था, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई यादव जाति का नहीं है, वह दूसरी अत्यंत पिछड़ी जाति का है शायद। तो मुझे लगता है कि लोग वहाँ भी जाति को नहीं देखे। अगर आप जाति की बात करते हैं तो
जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के जो जात के लोग हैं, अगर मोदी जी और जेडीयू को अगर लोग टिकट देते हैं या वोट देते हैं तो उनके जात के तो लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन शासन में कैसे हैं। तो इसीलिए आप ये कह करके नहीं झुठला सकते किसी को कि केवल जात पात पर ही वोट पड़ती है। क्या लगता है इस बार जाति और पार्टी को तोड़ने में कामयाब होंगे? जी हाँ, ये जनसुराज का यही कहना ही है कि जात पात का कर दो विदाई, मानव मानव भाई भाई, अर्थात मानवता के आधार पर, विकास के आधार पर, एक अच्छा शासन व्यवस्था, जनता का सुंदर राज के आधार पर यहाँ इस बार वोटिंग होगा। और हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं कि आने वाला समय जनसुराज का होगा, अर्थात जनता का होगा, यहाँ के लोगों का होगा। अब सर आप लोग लोकल नेता हैं और पंचायत में भी जाते हैं, अच्छा जनताओं की सबसे बड़ा मूलभूत समस्या क्या देखने को मिलता है? जी हाँ, जनता की परेशानी। जी हाँ, ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है 70 से 80% लोग खेती पर आधारित है, खेती किसानी करते हैं, क्योंकि नौकरी वगैरह तो है नहीं। मात्र लगभग 1.9% लोग ही नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डाटा देखा गया है कि चपरासी से लेकर के और मुख्यमंत्री तक अगर आप देखेंगे, या बड़े सेक्रेटरिएट का जो चीफ सेक्रेटरी है वहाँ तक, चपरासी से लेके वहाँ तक, तो पूरे बिहार में तकरीबन मात्र 23 लाख लोग ही नौकरी में हैं, जबकि यहाँ की 14 करोड़ आबादी है। तो ऐसा देखा जाए तो 2% से भी कम ही लोग नौकरी में हैं। है क्या कि जो खेती किसानी है, तो आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर एक जूता फट गया उसको सीने वाला भी है, हमारे जो चर्मकार बंधु हैं, तो वह तय करता है कि इस जूता सीने का कीमत कितना होगा, 50 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपया इसका खर्च आया। अगर कोई पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति कोई आपका शर्ट या आपका जूता या आपका चप्पल या कोई कॉपी बनाया तो उसका दाम वह खुद तय करता है। लेकिन हमारे किसान भाई के खेत में जो गेहूं उपजता है, मकई उपजता है, धान उपजता है, क्या उसको है अधिकार उनका दाम तय करने का? जी, तो जब उनको दाम तय करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर वह क्या कर सकेंगे बताइए। तो इसीलिए औने पौने दाम में उनको देना पड़ता है और भारी शोषण होता है इन किसान बंधुओं का। तो हमारे प्रशांत भाई जब से आए हैं समाज में, हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि वह उनको दाम दिलाएंगे। वह दाम कैसे दिलाएंगे? उनका कहना है कि रोजी रोटी यहीं पर ही हम फैक्ट्री लगवा करके देंगे। तो अगर मान लीजिए अगर एक अच्छा सा राइस मिल और या नहीं तो गेहूं पर आधारित ही मिल लग जाएगा तो यहीं पर उनका सेवजी बनेगा, मैदा बनेगा, जिससे किसानों को एक अच्छा दाम भी मिल पाएगा। अगर मकई है, मकई पर एक कॉर्नफ्लैक का फैक्ट्री लग जाए तो उससे भी उनको दाम मिल पाएगा। इसीलिए उसमें भी उनका जो आर्थिक एक तरह से शोषण हो रहा है, वह आर्थिक शोषण नहीं हो करके उनको भी एक आर्थिक आज़ादी आएगा और उनमें भी खुशहाली आएगा, रूहानी तरक्की होगा। अच्छा, वर्तमान सरकार है वो भी वादे कर रहे हैं कि हम जॉब दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के लिए जगह चिन्हित नहीं हो रहा है। कोसी सीमांचल क्षेत्र यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकता और 20 साल से सरकार में, जदयू की सरकार 20 साल से। जी हाँ, सही कहें। वो क्या उसका वादा ये सच्चा साबित है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पास में कोई नैतिकवान, चरित्रवान अर्थात सही लोग उनके नेतृत्व में है नहीं। सभी छुटभैये हैं, सभी उनके दागी हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है, ठग के वोट लेकर के आएंगे भी तो यहाँ की जनता पुनः ठगी महसूस करेगी। इसीलिए जनसुराज के जो लोग सही लोग हैं और सही सोच भी रखते हैं और पक्के इरादे के साथ वह काम कर पाएंगे। अच्छा, विरोधियाँ कह रहे हैं कि आपकी जो वर्तमान सरकार है या विरोधी, जिसको विपक्ष कह रहे हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि जनसुराज इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है जनसुराज को? ये सबसे बड़ा सवाल वर्तमान सरकार के लिए और विपक्ष के लिए है। इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? जी देखिए, हमारी पार्टी बखूबी इस बात को जान रही है कि जो विरोधी है इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह हर एक आदमी की जिद और शिद्दत पर होता है। इसमें जो कार्यकर्ता जुटे हैं या खास करके जो प्रशांत जी भी हैं, प्रशांत जी खुद अपने परिचय में कहते हैं, न कोई मैं बड़ा नेता हूँ, न कोई मैं बहुवाली हूँ, लेकिन इससे पहले जो मेरा काम था, मेरे काम का फीस कोई 1-2-4 लाख रुपए नहीं और 1-2 करोड़ रुपए नहीं। जब उनका 200-400 करोड़ में था तो डेफिनेटली उन्होंने जो कुछ धन अर्जन किए थे, लेकिन
उन त्यागी पुरुष का, जो कि एक तरह से महापुरुष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपना जो कुछ भी था सारा कुछ दांव पर लगा चुके हैं, तो वो उनका काफ़ी सोच है। साथ ही साथ चंदा के रूप में जो भी पार्टियां वगैरह हैं उनका तो आप जानते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है तो उनका एक अकाउंट खुलता है, जो कि अन्य पार्टियों का भी होगा। मुझे अच्छी तरह से विश्वास है कि जनसुराज पार्टी का जो भी खाता होगा, लेन देन होगा, वो सारा पारदर्शी होगा और सभी कुछ वो लोग देख सकते हैं और देखेंगे, आगे तो देखा भी जाएगा। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे? अब तो चुनाव नजदीक आ चुके हैं, आप भी मैदान में हैं, अभी भावी प्रत्याशी है, टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं तो जनता से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आप अपने प्रत्याशी को चुनें तो सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी नैतिकता को दें, मॉरलिटी को दें। जब तक लोग नैतिकवान नहीं होंगे, चरित्रवान नहीं होंगे, तो वह कभी भी धोखा कर सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हो सकता है कुछ लोग मान लीजिए कि 2 रुपया घूस नहीं ले, लेकिन अगर 2 लाख रुपए मिल गया तो हो सकता है कि उनका मन डोल जाए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए कि वह 2 लाख रुपए भी उसको 2 रुपया से भी कम लगे और उसको नहीं लेना पसंद करेंगे। और बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही सदावर्ती जो कि सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान जैसे यम नियम को पालन करते होंगे, उनको अगर हमारी जनता और जनार्दन चुनेंगे ऐसे सत्याग्रही को, तो 100% मुझे विश्वास है कि वह बदल करके ही रहेगा व्यवस्था, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जितना आप देख रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, वह व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी और समाज का भी इसमें कल्याण होगा। तो मेरे साथ समय देने के लिए सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग सही सोच, सही के साथ चलें। आप अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए आप लोग वोट करें, क्योंकि इलेक्शन में अब ज़्यादा समय नहीं है। अब इलेक्शन का समय, माहौल निकल चुका है। अब आपके बीच लोग आएंगे, रिश्ते बजाएंगे, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे आपसे वोट लेंगे। पुनः वही आप लोग को 5 साल के लिए इसी तरह से बीच रास्ते में छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग अपने बच्चे का भविष्य, अपने घर वाले का भविष्य को देखते हुए आप लोग वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।